हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। वर्क पावर एनर्जी में बच्चे हमने मोशन इन वर्टिकल सर्कल कराया और इसमें मैंने जो सर्कल में जो पार्ट घूम रहा है बच्चे, दैट इज टाइड विद अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होने की वजह से क्या हो सकता है कि वो स्लैकन हो सकती है स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, या कहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि देयर शुड बी अ मिनिमम वेलोसिटी of the body at the lowest point, minimum velocity at the highest point and minimum velocity at the middle। ये होना चाहिए, यानी लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, मिनिमम हाईएस्ट पर और मिडिल पर एक एक फिक्स वैल्यूज हैं। इसके अलावा हमने आपको टेंशन बताया कि टेंशन का डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे वीडियो की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको लॉज ऑफ मोशन की एक प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हैं, और इससे पहले के जो वीडियोस हैं वर्क पावर एनर्जी के, उसमें डॉट प्रोडक्ट है और उसके अंदर वर्क के टाइप्स हैं, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसके क्वेश्चंस हैं। तो वो भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आज हमने स्टार्ट किया है अपने नमस्ते कविता के हम इंडेटेड हैं उनसे। हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे बच्चों के लिए उनके एक मोटिवेशनल सॉन्ग की एक छोटी क्लिप कुछ सेकंड्स की वो हम प्ले करेंगे। हमने उनके परमिशन लेके हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा आपको कि हम पढ़ाई करने से पहले एक मोटिवेशनल थोड़ी सी क्लिप है, स्मॉल क्लिप है, तो वो आपको बताएगा कि आप बच्चे हार नहीं मानना है आपको। यू आर सिकंदर, और जब आपके इरादे दृढ़ हैं और इरादे पक्के हैं, आपकी ताल और सुर बिल्कुल स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं आप मंजिल को पार कर सकते। तो बच्चे वीडियो उसको सुनिए, फ्यू सेकंड्स का है, तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही इरादे सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं। आज भी तेरा है, कल भी तो तेरा है। बस तू हौसले कर ले बुलंद, अपनी सोच में उड़ान भर। तो होप आपने बच्चे एंजॉय किया है और यू आर नाउ मोटिवेटेड। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें आपने बच्चे देखे कि हमने आपको मोशन इन वर्टिकल सर्कल में ये सारी चीज़ें करा दी हैं। आप एक बार देख लो। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम √5 GL, मिडिल पर है √3 GL, हाईएस्ट पर है √GL। लेकिन ये बच्चे क्या है, स्ट्रिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये जो आपको मैं सारे वीडियो दिखा रहा हूँ। मोशन इन वर्टिकल सर्कल था बच्चे, है ना। ये हमने उस दिन आपको क्लिप में पिछले में दिखा भी दिया। इट इज़ नॉट प्लेन, तो है खैर, मोशन इन वर्टिकल सर्कल है ये। और बच्चे स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच था ये। तो स्ट्रिंग जो है बच्चे स्लैकन हो सकती है, विदाउट स्लैकनिंग वो हमने आपको समझा दिया। चलो बच्चे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले तो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। लेट अस डू वन क्वेश्चन कि हमारे पास एक बच्चे इंक्लाइन प्लेन है, एक मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और जो इंक्लाइन प्लेन है ये लास्ट में जाकर इट हैज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल सर्कल। ऐसे ये वर्टिकल सर्कल में बेंट हो गया है, समझ में आया। तो ये आपका वर्टिकल सर्कल में बेंट हो गया और ये इसकी रेडियस सपोजिंग r है। और जो इंक्लाइन प्लेन है
ये दिख रहा है आपको इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन से हमने एक बॉडी को स्लाइड कराना है। इसकी बच्चे कुछ नीचे ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, एक ग्राउंड ले लें यहाँ पर, ये ग्राउंड है, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक को हमने यहाँ पर छोड़ा है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ से एक ब्लॉक ले लेते हैं, एम मास का है। इसकी बच्चे कुछ हाइट है, और ये जाकर ऐसे वर्टिकल सर्कल में बच्चे कंप्लीट सर्कल बना रहा है। ठीक है, और ये आपको पता है, तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, जो मिनिमम वेलोसिटी आपको सबको पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एच मिनिमम, फाइंड एच मिनिमम, फाइंड मिनिमम हाइट फॉर complete vertical circle। बाई ब्लॉक जो है कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर ले, उसके लिए हमने मिनिमम हाइट निकाल ली। तो बच्चे आप ये बस सिंपल सी बात ये देखो कि यहाँ पर जब ये पहुँचेगा, इससे बात बन जाएगी। यहाँ पर जब पहुँचेगा, सबको पता है कि यहाँ पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पर बोलो, दैट इज √5GR है ना, आर है ये आर ले लिया मैंने। तो अब बच्चे ये यहाँ से जब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से जब यहाँ पर आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो mg तो नीचे लगी रही है, आपको सबको पता है। देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। तो बच्चे बताओ जरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg इंटू एच मिनिमम। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में था बच्चे, रेस्ट में था, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी यानी ½ m/v/L का स्क्वायर मिनिमम -0, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो 0 ही है, काइनेटिक एनर्जी। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे g इंटू एच मिनिमम इक्वल्स टू ½ m हटा दिया मैंने, VL मिनिमम इज इक्वल टू 5GR, जिसे g कैंसिल हो गया। बच्चे h मिनिमम, ये क्वेश्चन आता है नीट में, दैट इज 5R/2। बस ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कर सकता है वो, r की जगह वो डायमीटर लिख सकता है, कि हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ तक बता दे इसका डायमीटर r है नहीं बच्चा, r क्या समझता है, रेडियस। रेडियस की बजाय हो सकता है वो r को डायमीटर ले ले, तो इसमें आप फंस ना जाएं बस। तो चौकन्ने रहना है, क्वेश्चन ध्यान रखना आपका शत्रु है, और उसके लास्ट सेंटेंस के लास्ट वर्ड तक आपको ध्यान रखना है, वहां पर वो आपको गिरा ना दे। ठीक है, वार अटैक कर रहा है वो क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलिए अब बच्चे एक और चीज है, इससे पहले मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था, वो तो सही आ रहा है आपको। एक जगह और क्वेश्चन आता है कि यदि हमारे पास स्ट्रिंग है और वो कहीं स्लैकन हो जाए, तो स्लैकन हो जाए तो क्या होगा बोलो। जहां पर स्ट्रिंग स्लैकन होती है वहां पर टेंशन 0 रखना है, जो इस बार नीट में आया था। टेंशन 0 करना है, वेलोसिटी 0 नहीं होती है। जब टेंशन 0 हो जाएगी उसके बाद उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ विल बी पैराबोलिक, है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट दे दूं, चलो। कंसेप्ट ये है कि इफ
जो स्ट्रिंग है स्लैकन्स, ठीक है, इन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट, कहीं भी लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कहीं पर स्ट्रिंग यदि स्लैकन हो जाए, स्लैकन समझ में आ गया, ढीला हो जाना, लूज हो गए, लूज, ठीक है, लूज हो जाए, तो ध्यान रखना है इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, तो उस समय बच्चे टेंशन स्ट्रिंग में जीरो होता है, वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट दैट इंस्टेंट, एंड इसका जो पाथ है, पाथ कैसा हो जाता है, पाथ इज, जो आपने मोशन इन प्लेन में पढ़ा है तब पैराबोलिक पाथ होता है। अब तक सर्किल बना रहा है, यदि उसने सर्कल पार्ट छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो यदि सर्कल पार्ट छोड़ दिया उसने तो इट विल बी डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ। कर लोगे, समझ में आ गया कंसेप्ट, तो बीच में कहीं छोड़ दे तो। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट और है, ये तो मैंने किया है स्ट्रिंग के लिए, तो अब आपके पास आ रहा है बच्चे फॉर वर्टिकल सर्कल, एक ऐसी चीज लेते हैं स्लैकन ना हो, फॉर वर्टिकल सर्कल ऑफ ए रिजिड लाइट रॉड और एक पॉइंट मास, वो उसने फिक्स कर दिया है, इज फास्टेंड एट फ्री एंड ऑफ रॉड। समझ में आया बच्चे कंसेप्ट, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं वर्टिकल सर्कल में एक रिजिड लाइट रॉड है और एक पॉइंट मास उसके फ्री एंड से बांध दी गई है, ठीक है, जैसे हम आपको दिखा देते हैं, चलो ये एक रॉड है, ये रही एक रॉड, और यहां पर एक हमने कोई स्टोन को टाई कर दिया, या एक कोई स्फेयर को या कोई बॉब है उसको मैंने टाई, वुडन बॉब को टाई कर दिया, ठीक है, ये है बच्चे। अब ये वर्टिकल सर्कल बना रहा है, अब ये वर्टिकल सर्कल तो बना रहा है, ये ऐसे इसने वर्टिकल सर्कल बना लिया, तो रॉड है, ये रॉड है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये बच्चे यहां भी जा सकती है, यहां भी आ सकती है, वो तो आपको पता ही है, सब जगह जा सकती है, वो तो खैर मैं मना नहीं कर रहा हूं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे, जब यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है मिनिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे बोलो, मैं दूसरी तरीके से करा रहा हूं, ये मिडिल है, ये लोएस्ट है, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी वी एच मिनिमम कितनी होगी बताएं, वी एम मिनिमम कितनी होगी, ये ऐसे आ रहा है माना ऊपर से नीचे, फिर ये ऐसे जा, क्योंकि बच्चे रिजिड रॉड है तो स्लैकन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो रिजिड रॉड है तो स्लैकन तो होगी नहीं, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, रॉड है, आया में नहीं आपको, एक रॉड है बच्चे, ये रॉड, और यहाँ पर मैं कोई स्टोन को फिक्स कर दूं, तो बच्चे ये यहाँ पर, अब बताओ यदि मैं रोक भी दूं रॉड को तो स्टोन तो ही रहेगा ना, जब स्ट्रिंग थी बच्चे तो स्लैकन हो सकती है, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी √GL थी, अब यदि रिजिड रॉड है तो यहाँ पर एक मास रख भी दूं तो बच्चे ये स्लैकन तो ना हो रही है, इतना इसको इस ऐसे नीचे दबा देगी उसको, नहीं ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर हमें क्या वेलोसिटी हो सकती है, 0 हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो
तो हाईएस्ट पॉइंट पर उस मास की, जो मास अटैच्ड है, ये मास, बस ये थोड़ा उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। VH मिनिमम इज 0। अब बच्चे यहाँ से यहाँ तक जब फॉल कर रहा है तो ये इसकी रॉड की लेंथ L ले लेते हैं। तो VM पे कैसे निकालोगे बोलो? तो VM स्क्वेयर इज इक्वल टू VH स्क्वेयर प्लस 2GH। अब आपके पास यहाँ मिनिमम चाहिए M पर, तो H पर भी मिनिमम चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 0 स्क्वेयर प्लस 2GL। VM मिनिमम वहाँ पे कितना था? √3GL। ये कितना आ रहा है? √2GL। ये ध्यान रखना। तो दिस इज मिनिमम पर √2GL, यहाँ पर √2GL ये आपके पास आ रहा है VM पर मिनिमम वैल्यू। लोएस्ट पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं क्या? लोएस्ट पॉइंट पे भी निकाल लो। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लो चाहे। तो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो 12 फॉल करेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पर भी आप मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं। रॉड है बच्चे, रॉड, रिजिड रॉड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आप √GL याद करके आ रहे हो, √3GL याद करके जा रहे हो, √5GL, सारा खत्म हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा आपका। नहीं तो लोएस्ट पॉइंट पर देखो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, नीट में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा रीड करो, आंसर बहुत कम देना पड़ेगा। एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पर जब कर रहे हो तो बच्चे वहीं से चलो हाईएस्ट से लोएस्ट पर चले जाओ। तो V एट लोएस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू V एट हाईएस्ट का स्क्वायर प्लस के 2GH। अब यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा है, टॉप से ही ले लेता हूँ मैं मिनिमम। तो ये कितना आ गया? तो VL का स्क्वायर, VL मिनिमम का स्क्वायर, VH मिनिमम 0 है, प्लस 2GH। H की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो। H की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 2L है, नहीं दिख रहा है? तो दैट इज इक्वल टू 2L। कितना आ गया बच्चे बोलो? VL मिनिमम इज इक्वल टू √4GL। ये भी आपको याद रखना है। दिस इज अबाउट मोशन इन वर्टिकल सर्कल, और डिफरेंस इन टेंशंस आपको याद रखना है। तो हो जाएगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे मोशन वर्टिकल सर्कल के। कोई डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आराम से। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से आ रहा है और उसकी चेंज कर देते हैं उसकी रेडियस, वो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहें तो उसको कर लो। वर्टिकल सर्कल के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में ऐसे दे देता हूँ कि आपके पास सपोजिंग एक कोई फिक्स पॉइंट है, एक स्ट्रिंग बच्चे यहाँ से आ रही है, ये स्ट्रिंग ले लेते हैं। और ये स्ट्रिंग ये इधर आ रही है माना नीचे, यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर बच्चे इसमें एक मास रखा हुआ है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है बच्चे, ध्यान रखना ये स्ट्रिंग है। और इसकी लेंथ मान लीजिए L है, और इससे एक H डेप्थ पर, यहाँ पर एक, इधर इस जगह पर एक कोई नेल है। नेल होने की वजह से जब बच्चे यहाँ पहुंचेगा, ये आपके पास, ये जब इधर पहुंचेगा, यहाँ आ गया, इसको लिया इधर नीचे, चलो यहाँ आ गए। तो अब वो कह रहा है कि स्ट्रिंग बच्चे ये वाला पार्ट, अब ये देखो ये पार्ट तो फिक्स ही हो जाएगा इधर वाला, ये पार्ट तो अब फिक्स हो गया। अब ये जो O है, अब ये बच्चे O' ये पॉइंट हो गया सेंटर। पहले ये सेंटर था, पहले स्ट्रिंग का सेंटर ये था। अब बच्चे न्यू सेंटर ये बन जाएगा।
स्ट्रिंग जब सर्किल बनाएगी। तो अब ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का, दिस वन, ये अब ये यहां से सर्कल बनाएगी या नहीं? एक न्यू सर्कल आपका बनेगा ऐसे। अब ये ऐसे सर्कल बनेगा। समझ में आ गया? तो आपसे पूछ रहा है तो रिलेशन क्या होना चाहिए। तो रिलेशन में पूछ लूँ आपसे, रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन H and L for this Bob, for Bob making a complete vertical circle. ठीक है? When string, ठीक है, string reaches at nail, नेल आपका ओ डैश है, तो ओ डैश पर जब पहुंचेगा तो अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो स्ट्रिंग जब ओ डैश पर पहुंचेगी, नेल के पास पहुंचेगी, तो ये एक वर्टिकल सर्कल, न्यू वर्टिकल सर्कल बनेगा। तो न्यू सेंटर ये है, न्यू सेंटर समझ में आ गया? तो न्यू सेंटर बच्चे ये बन गया और ये न्यू सर्कल बन गया, दिस इज द न्यू सर्कल। तो ये एक न्यू सर्कल आपका बन गया। तो कुछ नहीं करना बच्चे, आपको यहाँ से यहाँ तक जब फॉल कर रहा है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी देख लो कितनी आएगी। ये लोएस्ट पॉइंट है, तो L जब फॉल कर रहा है तो ये जो आपका बॉब है इसने L फॉल किया, तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पर कितना हो जाएगा? V फॉल से करा लें, चाहे आप वर्किंग थ्योरम से भी कर दो, तो √2GL। ये बच्चे मिनिमम हो गए, ये आ गया। तो ये जो आपके पास VL है, दिस जो वेलोसिटी है √2GL, दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू बोलो 5G इंटू R। R यहां पर चाहिए रेडियस, समझ में आ रहा है नहीं? रेडियस, न्यू रेडियस हमें चाहिए, न्यू रेडियस, न्यू रेडियस। न्यू रेडियस कितनी बनी? आप देखो बच्चे, न्यू रेडियस बनी ये, न्यू रेडियस बन गई कितनी? यहां से यहां तक L है, ये यहां से यहां तक L है पूरा, अरे एक मिनट, यहां से यहां तक L है और ये H कम कर देते हैं, कितना आ गया बताओ? दिस इज L माइनस H। तो ये न्यू रेडियस हो गई। आ रहा है समझ में क्वेश्चंस करने? है नहीं? टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आसानी से हो गया। तो इसका मतलब √2GL इज ग्रेटर और इक्वल टू √5 इंटू G इंटू रेडियस इज L माइनस H। अब आप चाहो तो इसमें से इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? G से G कैंसिल कर देना, ठीक है? G कैंसिल हो जाएगा, तो G इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करिए, G कैंसिल ही कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेना। तो √2L और √5L माइनस H। चले नेक्स्ट पेज। तो √2L इज ग्रेटर इक्वल टू √5L माइनस H। एक बार दोबारा देख लेते हैं, √5L माइनस H और √2L, सही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स को SBS लिख देंगे आगे। तो 2L इज इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू 5 टाइम्स L माइनस H। तो 2L इज 5L माइनस 5H। इसका मतलब ये हो गया
5H इज ग्रेटर और इक्वल टू 5L माइनस 2L, तो 5H इज ग्रेटर इक्वल टू 3L, तो आपके पास क्या आ गया, एक मिनट, ये इतना गंदा क्यों बनाया, इसको H को ठीक बनाओ, तो ये हो गया बच्चे 5H, तो H शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3L/5। कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, देख लो सब कुछ ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से नेल जो है, जो ओरिजिनल पॉइंट था उससे H डेप्थ पर हमारे पास एक नया एक नेल है, तो ये स्ट्रिंग बच्चे ऐसे आते 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 तो स्ट्रिंग यहाँ पर टाइट हो गई, तो ये स्ट्रिंग टाइट होगा, नई स्ट्रिंग की रेडियस ये बन जाएगी और ये एक वर्टिकल सर्कल बनाएगी। आगे समझ में सबको, यहाँ से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो स्ट्रिंग बच्चे यहाँ से टाइट हो गए, ये एक नया सेंटर बन गया, अब नाउ एक सर्कल ये ऐसे बन रहा है। आई थिंक मोशन इन वर्टिकल सर्कल मैंने आपको बहुत डिटेल में करा दिया है, अब आपको कोई इसमें परेशानी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने करा दिया है। आगे चलते हैं, अब हम जो मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज करेंगे, ये बड़ा काम का है, बहुत परेशान करता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो उसके लिए बच्चे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक हमारे पास एक फोर्स है, ऐसा फोर्स जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क बच्चे आपका डिसिपेट नहीं होता है, वो कहीं स्टोर हो जाता है। जैसे बैंक में आपके पास ज़्यादा मनी है तो आप बैंक में जमा कर देते हैं और आपको जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ से आप वापस ले लेते हैं, तो बैंक एक स्टोरेज है। तो सिमिलरली यदि आप जैसे एक स्टोन को, ठीक है, जैसे एक स्टोन को मैं अपने हाथ से उठाकर किसी हाइट तक लेके चला जाऊं तो आई हैव डन वर्क, तो ये स्टोन को बच्चे यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये मुझे बताओ छोड़ूंगा तो मैं ये वापस नीचे आएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो ये आपको कुछ काम करके दे सकता है नहीं, कौन सा, मोशन में एनर्जी आ जाएगी। तो मोशन में एनर्जी तभी आएगी जब किसी ने वर्क किया होगा। मैंने बताया था कि सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वो वर्क से होगा। तो मैंने स्टोन को उठाकर किसी हाइट पर रखा, तो वहाँ पर जो मैंने वर्क किया है वो बच्चे वो वर्क स्टोर हो गया किसी फॉर्म में। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क किया है तो उस फोर्स ने इस वर्क को कंजर्व कर लिया है, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया कंसेप्ट। जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क खराब नहीं जाता है, बल्कि वो कंजर्व हो जाता है किसी एनर्जी के फॉर्म में। उस एनर्जी को ही तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बस एक वर्ड याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जैसे आपने उसमें किया है 9th में, इस साल भी है ग्रेविटेशन चैप्टर। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये कुछ जैसे स्प्रिंग फोर्स अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन लिमिटेशंस, ये नहीं कि स्प्रिंग फोर्स सारे कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वो वर्क डन, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स करेगा कोई इसमें वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, क्या लिखो, एनर्जी। उसका नाम है द पोटेंशियल एनर्जी। मैं बहुत हल्के तरीके से समझा रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आगे आपको नहीं आया। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसमें वर्क करते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दिस फोर्स। यानी ध्यान रखना, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कहाँ होती है।
तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रही है आपको? नहीं, और भी बहुत सारे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब एक तो ये कंसेप्ट है, दूसरा ये कंसेप्ट है कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये है डज नॉट डिपेंड, ये मैं लिख रहा हूं डज नॉट डिपेंड, है नहीं, थोड़ा मैथ से मैंने सिंबल यूज कर लिया। डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप ग्रेविटेशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी भी पाथ से लेके चले जाओ, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। मतलब ये है कि आपके पास इनिशियल पोजीशन ये है, देखो जरा एग्जाम्पल हम ग्रेविटेशन का बताएंगे, तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। और यदि हम क्लोज में करते हैं, एक और लिख लो, वर्क डन इन क्लोज पाथ, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो ये जीरो। तो ये सारी बातें आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की हैं। तो एक ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क किया जाए तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। और उसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर हमारे पास किसी टाइप की एनर्जी आ जाती है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये बैंक बन जाएगा, एनर्जी का बैंक है। तो जब आपको जरूरत है आप वहां से ले लो। आगे आपको समझ में कंजर्वेटिव फोर्स एग्जाम्पल हम आगे इस साल भी 12th में भी है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में है। 12th में बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक मत बोलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और तीसरा बच्चे स्प्रिंग फोर्स, अंडर सर्टेन लिमिट, उसको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, है नहीं, हमेशा नहीं, तो अंडर सर्टेन लिमिट। फिर देखो हर एक चीज में बच्चे हमेशा 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 वर्ड जब आ रहा है ना तो बहुत चौकन्ने रहो कि हमेशा नहीं होता है कोई भी चीज, नथिंग इज हमेशा। अरे हर एक चीज हमेशा नहीं होती है, एवर लास्टिंग तो ना कोई चीज होती है, तो वेरिएबल होती है। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, बिल्कुल गलत है, हमेशा हमेशा हटा देना। तो इट इज कंजर्वेटिव ओनली अंडर सर्टेन लिमिट। आगे इसके लिए एक अलग से चैप्टर है जिसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम बच्चे आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर दोबारा से। और ये जो टॉपिक आ रहा है बच्चे 12th में भी चलता है, ध्यान रखना, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 12th में एक पोटेंशियल का चैप्टर पूरा ही है, वो काफ़ी आसान नहीं है, ध्यान रखना। तो उसका बेस यही चैप्टर है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से आपको, डेफिनेशन यही चलेगी हमेशा। तो हम आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखा दें पहले, बस मैं एक ही डेफिनेशन लिखाता हूँ। 11th 12th में एक ही डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको बच्चे कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में इट इज डिफाइंड एज, मैंने बताया था किसी भी टाइप की जो एनर्जी है वर्क डन से होगी। इट इज डिफाइंड एज, पहले मैंने बता दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइन होती है। तो दोबारा लिख देता हूँ मैं अलग से कि पोटेंशियल एनर्जी इज, मोटा मोटा लिख देता हूँ, यानी पोटेंशियल एनर्जी is defined in conservative, कंजर्वेटिव समझ में आ गए ना आपको? लोगों को समझ में नहीं आता था क्या है कंजर्वेटिव, क्या कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब बैंक है, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो आपका बैंक की तरह से काम करेगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वो एनर्जी जो स्टोर हो रही है वही आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है।
इसको ध्यान रखना बच्चे, जो मैंने ये बना दिया है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो आगे डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। 12 तक ये डेफिनेशन है बच्चे, जब भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी यही डेफिनेशन है बस। तो ये आपका एक ब्रह्मास्त्र मैं दे रहा हूं आपका, इट इज मास्टर की, एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये नहीं कि हर जहां भी चैप्टर अलग आएगा वहां पर आप अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे, नहीं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, amount of work done by external source in displacing, आगे चल रहा है, in displacing body from, एक ऐसी जगह से डिफाइन लेते हैं, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा है समझ में कंसेप्ट? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन टू its present configuration या पोजीशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बोलो? अगेंस्ट कौन सा फोर्स? जिसके अगेंस्ट काम करने पर एनर्जी स्टोर होती हो। अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ध्यान रखना, जो वर्क कर रहे हो आप ऐसे करो कि बॉडी एक्सेलरेट ना हो, यानी उसकी स्पीड ना बढ़े। यदि स्पीड बढ़ जाएगी तो वर्क बच्चे उतना करोगे जितने उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की एनर्जी आएगी प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्योंकि स्पीड भी तो बढ़ा रहे हो। स्पीड बढ़ाने के में भी तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहे, तो उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। Displacing the body from zero potential energy position to its present configuration against conservative force without acceleration। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। ये बच्चे मास्टर स्ट्रोक है, खत्म कहानी। कहीं से भी कहां से भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आए, नाउ यू आर सुपर एक्सपर्ट। आराम से डेरिवेशन कर लो, सॉल्व कर लो, डेफिनेशन सारी हो गई। नाउ यू आर मास्टर इन पोटेंशियल एनर्जी, कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स और बिना एक्सेशन के, इसमें स्पीड ना बढ़े। तो इस चैप्टर में तो बहुत हल्का सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब नकली पोटेंशियल एनर्जी है ये मान के चलो। असली पोटेंशियल एनर्जी बच्चे ग्रेविटेशन में आएगी। यहाँ तो हमने क्या माना है कि जीरो मान लेते हैं कहीं भी, ठीक है। चलो अभी और चलते हैं, एक और चीज मैं बताऊं। चले आगे चलते हैं, इसको मैं इसका डेफिनेशन करा दूं पहले। नेक्स्ट पेज ले लें क्या? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो जैसे आपका ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस चैप्टर में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, तो ज़्यादा टफ नहीं करा रहा हूं मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसमें देखो हमारे पास ये है ग्राउंड, लेट इट बी ए ग्राउंड। हम क्या लेते हैं कि ग्राउंड को
इसको हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया। रेफरेंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लिया। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ध्यान रखना रेफरेंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। सारे क्वेश्चन है एसएससी रीजन के। अब यहां से आपको यहां लेके जाना है। ये इसकी जीरो पोजीशन एनर्जी हो गई, ये इसकी प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताओ बच्चे, mg नीचे लग रहा है, तो mg जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। सही है, जरा समझ में आया? ये कंजर्वेटिव फोर्स mg है। वेक्टर लगा देते हैं। अब बच्चे इसका ये देखो, इसको रोकने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर रखना पड़ेगा। अब आप बच्चे इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ds ले लो या dl ले लो या dr ले लो, dr ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। देखो बच्चे, एफ एक्सटर्नल डॉट dr इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जीरो पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया नहीं बच्चे? तो ये पोटेंशियल एनर्जी बी पर हो गई। सही है क्या? यदि आपको थोड़ा सा और करना हो ना, चलो मैं और समझा दूं। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव है, तो दिस इज माइनस एफ कंजर्वेटिव। मतलब थोड़ा सा मैं आपको पूरा, इसके आगे फिर जरूरत नहीं पड़ती है आपको। डॉट dr इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन टू प्रेजेंट। अब आप लिमिट बना लेना बच्चे, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, तो फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लेके जाएंगे। ये तरीका है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट dr। यदि कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है तो आप ऐसे कर लेना। लेकिन यहां पर हियर सिचुएशन आसान है, तो सिंपल सिचुएशन जरा चलें। सिंपल सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास बच्चे ये mg कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना चाहिए, mg रखना चाहिए। क्यों बोलो, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो रखना है। अब आप बच्चे जीरो पोटेंशियल एनर्जी ये है, से आपको h हाइट तक लेके जाना है। माना ये a था, ये b है, ये मास m है। तो बच्चे बोलो वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन आसानी से हो गया नहीं बोलो? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम बोलो ए टू बी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मानी थी, इसकी कितना आ गया बोलो, mg यानी एफ एक्सटर्नल इंटू एच। सही है क्या? तो कितना आंसर आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये आपको देखने में कैसा लग रहा है? बड़ा आसान सा है, बड़ी टफ चीज़ नहीं है, लेकिन असली में खेल ये है सारा। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में बच्चे मुझे नहीं कराना पड़ेगा, फिर मैं ये सीधा सीधा बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में मुझे ये नहीं कराना पड़ेगा, ये आराम से हो गया। सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, सारे डेरिवेशन इससे होंगे। जैसे ये तो मैंने आसान वाला था, इस चैप्टर में नकली सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम बच्चे आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें इतना ज़्यादा डीप वाली नहीं है। तो असली में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बच्चे, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगी और 12th में आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mgh हो गया। इसमें एक और स्पेशल बात याद रखना कि जब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मान के चलो,
देखिए जहां पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखो किधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg। आप यदि बच्चे इसके अगेंस्ट जा रहे हो, ग्रेविटेशन ये है कंजर्वेटिव फोर्स, आपका पाथ मान लीजिए ऊपर है, तो मुझे बताइए कि पाथ जब ऊपर है तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, और पाथ आपका कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगेगा। ये समझ में आ रहा है नहीं? एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगेगा, पाथ भी बच्चे ऊपर है, तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अब हमेशा याद रखना कि जिधर आपका कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ जा रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे लगेगा, तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। तो इसका मतलब यदि आपका पाथ, इफ वन मूव्स along conservative force, along conservative force, तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया? और दूसरी बात है, इफ वन मूव्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसीलिए बच्चे स्पेशल एक चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना कि यदि आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है, यदि आपके पास एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, यदि आप किसी बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम ए टू बी, यदि एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो बच्चे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी आएगा। और यदि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको मैं यहीं रोकूंगा, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लो, पहले अगली बार दोबारा फिर करना पड़ेगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम, एक मिनट, कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये होता है बच्चे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस इसको खत्म करेंगे। और बच्चे कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, यानी जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है उधर ही आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट, माने स्पेस रेट ऑफ चेंज, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अभी मैं यहीं रोकूंगा, विराम करूंगा इसको, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर ही रोक रहा हूँ, पहले अभी इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा गियर चेंज होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट स्पेस रेट ऑफ चेंज कहते हैं उसको, मैं इसको दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बच्चे, तो आप कनेक्टेड रहिए और अपने पोस्ट करिए, और जब भी मैं लाइव आपको करूँगा तो आप
लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा मैं, तो आप अपने शेयर कर सकते हैं, अपने उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं। आई एंड द मीटिंग नाउ।